नमस्कार सर। चर्चा टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जे सोडी सर हैं। सर का जो इंटरनेशनल अफेयर्स है और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर खासा अच्छा पकड़ है। तो आज हमने उन्हें खालिस्तान मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। तो नमस्कार सर। जय हिंद मदन जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा खालिस्तान मुद्दे के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये खालिस्तान जो मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है। मदन जी, ये खालिस्तान मूवमेंट जो शुरू हुआ ये 70 और 80 के दशक में शुरू हुआ और इसका एक राजनीतिक बुनियाद है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दो किताबें हैं। यदि उन्हें कभी मौका मिले तो वो अगर पढ़ें तो ये पूरा खालिस्तान मुद्दा बिल्कुल क्लियर होगा। एक पहली किताब का नाम है अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल, जो कि मार्क टली और सतीश जैकब ने लिखी है। और हम्म। दूसरी किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर ने लिखी है, मिस्टर जीबीएस सिद्धू ने। अब ये जो खालिस्तान मुद्दा है ये 70 और 80 के दशक में शुरू हुआ, क्योंकि जब अकाली दल पंजाब में सत्ता में आया तो विपक्ष पार्टियों ने इस मुद्दे को खड़ा किया ताकि अकाली दल पंजाब में कमजोर पड़ जाए और अगले चुनाव में वो जीत जाए। तो ये इन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो उस वक्त एक बहुत ही छोटे प्रीचर थे या एक रिलीजियस लीडर थे, बहुत छोटे लेवल के, उन्होंने उसको प्रॉप अप किया और वो इतना बड़ा बन गया कि तकरीबन 15-16 साल जो ये खालिस्तानी मुद्दा चला, 80 और 90 के दशक में पंजाब में 11,601 सिविलियन लोग मारे गए, 8,232 मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस मारे गए। तो एक मुद्दा जो कि राजनीतिक जिसकी बुनियाद थी वो इतना बड़ा हो गया कि तकरीबन 20,000 लोग 15 साल में मारे गए पंजाब में। सर अभी एक नाम जो पूरे देश में गूंज रहा है वह अमृतपाल सिंह का है। तो अमृतपाल सिंह को सिंह बनाने में किन किन लोगों का हाथ है। क्या भारत में भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उनके समर्थन में मतलब पीछे से समर्थन उनको कर रहे हैं। एक तो मामला आ रहा है जो वो उनको जो है सो आईएसआई और जो विदेशी फंडिंग है उसके थ्रू वो भारत में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आईएसआई तो है ही। ये तो दशकों से आईएसआई के मंसूबे रहे हैं कि भारत के अंदर अशांति और अस्थिरता पैदा की जाए और उससे पाकिस्तान को फायदा होता है। इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों का ध्यान थोड़ा इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, तब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि एक युद्ध में हम भारत को कभी नहीं हरा सकते। 1977 में पाकिस्तानी सेना के सेना अध्यक्ष जनरल जिया उल हक, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन, एक सैनिक डॉक्यूमेंट का गठन किया, जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स, यानी कि भारत के ऊपर 1000 घाव करो। बिल्कुल। ये जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ये आज तक पाकिस्तानी सेना के अफसरों को पढ़ाई जाती है उनके स्टाफ कॉलेज क्वेटा में। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये चीज जियाउल हक ने दी कि भारत के ऊपर जगह जगह से हमला करो, आतंकवादियों को बढ़ावा दो ताकि भारत में अस्थिरता और अशांति हो। इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को पहली बार ये लेके आए पंजाब में 1980 के दशक में, जब भिंद्रांवाले एक छोटा रिलीजियस लीडर था और उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पॉप अप कर रही थी। तो ये पाकिस्तान की आईएसआई ने भिंद्रांवाले की फंडिंग शुरू की और 15 साल तक पाकिस्तान आईएसआई को पंजाब में सफलता भी मिली, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया तकरीबन 20,000 लोग इस पंजाब मिलिटेंसी में मारे गए 15 साल में। हम्म। इसके बाद आईएसआई ने इस डॉक्ट्रिन का जो यूज था वो उन्होंने कश्मीर घाटी में किया और हमने देखा कि 30-32 साल से वो जो आतंकवादी घटनाएं हैं कश्मीर घाटी में वो चली आ रही है, हालांकि अभी बहुत कम हो गई है। तो आईएसआई का तो हाथ इसमें 100% है ही है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अमृतपाल जब पिछले साल अगस्त में भारत आया, तब वो एक बिल्कुल छोटा आदमी था जो कि उसको कई लोग नहीं जानते थे। अगर जानते भी थे तो मुट्ठी भर लोग होंगे। लेकिन 8-9 महीने में अमृतपाल इतना बड़ा कैसे बन गया,
इसके पीछे डेफिनेटली कुछ बड़े लोगों का हाथ है। और मेरी राय में आईएसआई तो है ही है, इसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता करना चाहिए पूरे देश को कि कौन कौन लोगों ने अमृतपाल को सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया, ताकि वो एक छोटे आदमी से वो एक इस मुकाम पे आ गया जहां पे उसने भारत विरोधी गतिविधियां करनी शुरू कर दी। तो सर ये जो 23 फरवरी को जो घटना हुई अजनाला में, जिसमें अमृतपाल सिंह जी जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर पुलिस स्टेशन में घुसे और उन्होंने अपने एक साथी को छुड़ाया, तो क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, या पंजाब सरकार का फेल्योर है? मदन जी, ये मैं कहूंगा ये ऑलराउंड फेलियर है, क्योंकि अगस्त में जब अमृतपाल पिछले साल भारत आया और इसने अपनी गतिविधियां शुरू की, तो बार बार मीडिया में आ रहा था कि ये वहां पे काफी इसका सपोर्ट बढ़ रहा है। उसके पहले 2 बॉडीगार्ड थे, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए, उनको लाइसेंस हथियार मिले। तो अगर लाइसेंस हथियार तो एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल इशू करते हैं, तो जब पता था कि ये आदमी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, तो उसके पहली बात तो उसके समर्थकों को लाइसेंस क्यों इशू किया गया, और अगर किया गया तो बाद में कैंसिल क्यों नहीं किया गया? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अभी जैसे मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि 35-36 करोड़ अमृतपाल के अकाउंट्स में आया। हम सबको पता है कि किसी के बैंक अकाउंट में अगर एक मिनिमम अमाउंट से ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन हो जो कि असामान्य हो, बैंक ऑफिशियल सीधा इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट करते हैं। तो ये फेलियर कैसे हुआ कि इतने करोड़ों रुपया अमृतपाल के अकाउंट में आ रहा था और इंटेलिजेंस को खबर नहीं हुई, और यदि खबर हुई तो इंटेलिजेंस ने एक्ट क्यों नहीं किया? तो मेरी राय में तो ये ओवरऑल फेलियर है। और ये एक मैं कहूंगा सही वक्त पे इसको रोका गया, नहीं तो जैसे हमने इतिहास में देखा, भिंद्रांवाले एक छोटा प्रीचर था और उसने 15 साल में 80 और 90 के दशक में जो पंजाब में ब्लड शेड, जो खून खराबा मचाया, वो एक बड़ी जो वारदात है वो पंजाब में रोक दी। सर, जैसे कि सिख समुदाय जो है सो भारत के मतलब विश्व के डिफरेंट डिफरेंट कोने में परचम लहरा रहे हैं, और मतलब वो हर जगह है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और विभिन्न पश्चिमी देशों में है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो लोग हैं वो खालिस्तान का झंडा लेकर, जैसे यूके के एम्बेसी में और भी विभिन्न एम्बेसी में जो है तो वो घुस गए। तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, कौन फंड कर रहा है इसको? क्योंकि जो इसमें फ्रैक्शंस ऑफ लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं सिख समुदाय में। तो इसके पीछे फंड कौन कर रहा है विभिन्न देशों में? मदन जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो ये खालिस्तानी ये सच्चे सिख नहीं है। क्योंकि सिखिज्म में दो हमारे सिख गुरु थे, पांचवें गुरु और नौवें गुरु, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चे, चारों साहिबजादों की कुर्बानी दी भारत के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो ये जो गिने चुने लोग हैं खालिस्तानी, ये पहली बात तो ये सच्चे सिख नहीं है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं आपके प्रश्न का जवाब देते हुए कि इनकी फंडिंग एक तो आईएसआई का सोर्स है ही है, फिर इनकी फंडिंग कुछ ऐसे भी लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे जो कि चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता हो, अशांति हो, जिसका फायदा उन्हें डायरेक्टली मिले। तीसरी चीज, कुछ साल पहले तक हमने देखा कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती थी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये जो गतिविधियां हैं भारत विरोधी और हिंदू विरोधी, ये विकसित देशों में, डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो गई। अमेरिका ले लें, कनाडा ले लें, यूनाइटेड किंगडम ले लें, जर्मनी ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें। मेरी राय में इन देशों की सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठनी चाहिए, क्योंकि इन देशों की सरकारों ने, जब भारत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रहा था, भारत डिमाशेस दे रहा था, भारत उनको सूचित कर रहा था कि भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो इन देशों की सरकारों ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? पिछले 6 साल में 6 बारी हमारे हाई कमीशन लंदन के ऊपर खालिस्तानियों ने अटैक किया। तो अब जाके उन्होंने हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी दी है, पहले क्यों नहीं दी? तो ये चीजें जब हम देखें, ये पूरा इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएं मदन जी, तो एक चीज साफ जाहिर होती है, इसमें काफी लोग हैं जो मिले हुए हैं, कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, और इन सब का मकसद एक है, भारत में अस्थिरता हो, अशांति हो। क्योंकि काफी लोग हैं दुनिया में जो ये
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बन के गुजर चुका है। जैसे हम एक आम आदमी की जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे एक आम आदमी प्रसिद्ध होने लगता है या सफल होने लगता है, उसके दुश्मन भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यही चीज भारत के साथ है। पिछले 9-10 साल में जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं और भारत की जो छवि हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो महाशक्ति की छवि हो चुकी है। तो काफी लोग हैं जो कि भारत के इस विकास के साथ बहुत नाखुश हैं। और ये जो खालिस्तानी मुद्दा है, ये उसमें से एक तरीका है भारत में अस्थिरता और अशांति लाने का। भारतीय जो संस्थान है वो ये कह रहे हैं जो अमृतपाल सिंह जो है तो एक आईएसआई एजेंट है। तो इससे पहले वो दुबई में था, दुबई में कहते हैं जो उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो जब वो यहाँ वहां से यहाँ आया और 1 साल से यहाँ वो काम कर रहा था, तो इतने दिनों में हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, मतलब हमारी गवर्नेंस क्या कर रही थी, वो बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मदन जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी राय में तो ये ओवरऑल फेलियर है कि अगस्त से लेके अब तक उसको एक खुली छूट क्यों थी। जब वो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा था, भारत विरोधी बयान दे रहा था, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ पहले। उसको इतनी फंडिंग आई, उसकी गाड़ियां बढ़ती गई, मर्सिडीज आ गई, 50-100 गाड़ियों का काफिला हो गया। जब ये सारी चीजें सामने आ रही थी, मीडिया बार बार हाईलाइट कर रहा था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, जगह जगह पे ये चीज आ रही थी कि अमृतपाल की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। तो उसके ऊपर पहले क्यों नहीं रोक लगा दी गई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें बड़े लोग मिले हुए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं द बिग फिश, बड़ी मछली। ये जो बड़ी मछलियों को पकड़ना मदन जी और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इन बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा, कुछ साल के बाद शायद ये खालिस्तानी मुद्दा दोबारा उठ जाए। हमें लगा जब 1980 1990 के दशक में खालिस्तानी मुद्दा पंजाब में खत्म हो गया है, अब ये मुद्दा कभी नहीं उठेगा। अब हमने देखा दोबारा उठ गया। क्योंकि कुछ बड़ी ताकतें हैं, फॉरेन तो है ही है, आईएसआई तो है ही है, वो तो बिल्कुल। पक्का है। लेकिन इसके अलावा कुछ भारत के अंदर भी लोग हैं जो कि ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करें, और उनका पहचान करना, उनको अरेस्ट करना, ये बहुत जरूरी। सर, कल जो है सो हमारे देश के एक जाने माने कवि हैं कुमार विश्वास, उनका एक ट्वीट आया जो हमने पहले ही चेताया था, आपको चेत जाना चाहिए था। जो हमारे कुछ लोग जो हैं सो खालिस्तानी समर्थक हैं और वो इस में मिले हुए हो सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था, अभी एक जो है सो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भगत सिंह को गद्दार कहा गया है। तो उसके एवज में उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था। मतलब जी, ये तो निश्चित है कि हमारे भारत के कुछ नागरिक इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। सामने को वो एक आम सिटीजन दिखते हैं, नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन चोरी छुपे वो ऐसे भारत विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने 4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया था, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट को वहां सपोर्ट कर रहे थे। तो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक मेन जरिया होते हैं जब ऐसी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं। देखिए, कोई भी अमृतपाल टाइप आदमी है, वो अकेला ये मुहिम नहीं छेड़ सकता है, उसको बहुत सपोर्ट होगा। हमें अधिकतर चीजें सामने नहीं पता चलती हैं, लेकिन जब तक ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं होगा, ये आदमी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इस लेवल पे आ ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली हमारे कुछ अपने नागरिक हैं भारत के जो इस मुहिम के साथ मिले हुए हैं, जिनके चेहरे अभी सामने नहीं आ रहे हैं, जिनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश हित में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं, ताकि उनको पहचान किया जा सके और अरेस्ट करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया मदन जी, ये जो मुद्दा है, ये शायद फिर कुछ साल बाद शुरू हो जाए, तब खत्म होगा, फिर कुछ साल बाद शुरू हो जाए। इस मुद्दे को एक बारी परमानेंट खत्म करने का तरीका एक है कि इनकी पहचान की जाए, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पीछे से छुप छुप के सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ऊपर कठिन और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें पंजाब में एक चीज जो है जो बहुत ही गंभीर है वो है ड्रग्स। ड्रग्स से जो है हमारे यूथ को बर्बाद किया जा रहा है।
और इसमें कहीं ना कहीं जो है सो पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं, लालची लोग हैं, जो उसके पक्ष में पैसा, मोटा पैसा कमाने के लिए जो बॉर्डर से जो है वो ड्रग्स व्यापार करते हैं। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 10-20 सालों से सुन रहे हैं जो ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मदन जी, चाहे हम पंजाब लें, चाहे हम कोई भी शहर लें, वहां पे ड्रग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। और बॉर्डर स्टेट्स में थोड़ी ज्यादा इसलिए होती है कि वहां पे बॉर्डर होने के नाते वहां पे जो एक्सेस हो जाता है ड्रग्स का वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि एक कम डिस्टेंस में, एक कम टाइम में ड्रग्स को आर पार किया जा सकता है। इस ड्रग को खत्म करने के मेरे नजरिए में तीन चार तरीके हैं। सबसे पहला, एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे एक सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, उनको एक मुहिम चलानी चाहिए जिसमें बताया जा सके कि ये ड्रग्स के जो इफेक्ट्स हैं वो कितने बुरे हैं। जब मैं बच्चा था तो एक टीवी सीरियल आता था और वो ड्रग्स के बारे में था, और वो जो मैंने टीवी सीरियल देखा उसका इम्पैक्ट मेरे पे आज तक है कि ड्रग लेने से आदमी की जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। तो पहली बात तो एक मुहिम छेड़नी चाहिए इन मीडिया के थ्रू, ये ड्रग्स की जो प्रॉब्लम हाईलाइट करने के लिए। दूसरा, जैसे आपने सही बताया कि इसमें कुछ लालची लोग हैं जो कि पैसा कमाने के चक्कर में ये कार्रवाई करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो लोग ड्रग्स लेके मरे कल उनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई ड्रग पे कोई रेड होती है तो जो पकड़े जाते हैं वो छोटे मोटे लोग पकड़े जाते हैं, पेडलर पकड़े जाते हैं जिसके पास 50 ग्राम मिली, 20 ग्राम मिली। लेकिन जो बड़े लोग हैं जो इस बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते, और यही कारण है कि छोटे जो पेडलर हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो अपने पैसे की ताकत से कोई और पेडलर को, कोई और गरीब आदमी को झांसा देके उससे ये काम करवाते हैं। मैंने इस ड्रग प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जब तक हम वो बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये ड्रग प्रॉब्लम को खत्म करना मेरी राय में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पैसे की ताकत से गरीब लोगों को वो पैसे की लालच में वो गरीब लोगों से ये काम करवाते रहते हैं, और ये जो ड्रग है ये ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। तीसरी चीज, जो भी इस ड्रग पूरे रैकेट में, केस में पकड़ा जाए उसके ऊपर एक सीमित टाइम के अंदर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि केस 8, 10, 20 साल चले। एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि लोअर कोर्ट में ये केस इस टाइम, इतने महीनों में खत्म होगा, हाई कोर्ट में इतने टाइम पे। क्योंकि जब तक ये एक टाइम ड्यूरेशन नहीं तय होगा, लोगों को लगता है जो ये लोग इस बिजनेस में, आज हम पकड़े गए कल बेल मिल जाएगी, फिर कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। तो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है मेरी राय में उसको भी एक टाइम लिमिट से करना चाहिए इन ड्रग केसेस। अमृतपाल सिंह के पिता का कहना है कि अमृतपाल सिंह पुलिस के कब्जे में है और पुलिस उसका कभी भी इनकाउंटर कर सकती है। और दूसरा पक्ष ये है कि पुलिस का कहना ये है कि जो अमृतपाल है वो भगोड़ा है, वो भाग गया है और उसका कोई अता पता भी नहीं मिला है, हम उसको सर्च कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मदन जी, मैं तो पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जाऊंगा कि वो भगोड़ा है उसको ढूंढने की कोशिश करें। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से जब से वो भगोड़ा हुआ है, सारी जो एविडेंसेस आ रहे हैं कि 2-3 दिन वो एक महिला के घर रहा कुरुक्षेत्र में, फिर उसने बस पकड़ी। तो मैं पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जाऊंगा कि ये जो आदमी है ये भगोड़ा है और अब तक ये पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि देखिए, हमें पुलिस फोर्सेस पे या यूनिफॉर्म फोर्सेस पे हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। बाकी ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी आदमी कोई भी बयान दे सकता है, लेकिन मैं पुलिस फोर्सेस के साथ और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हूं कि ये आदमी अब तक पकड़ा नहीं गया, ये भगोड़ा है। सर, अभी जो ये खालिस्तान मूवमेंट पे जो कुछ लोग खालिस्तान का झंडा लेकर आए, उसके बाद जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में एक रिपरकशन हुआ और सिख समुदाय के बहुत से लोग जो है तो तिरंगा यात्रा निकाला उन्होंने। और उन्होंने एक संदेश दिया जो मतलब सिख समुदाय जो है वो भारत की मिट्टी और भारत की जो सॉवरेनिटी है उसके साथ है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते मदन जी, पंजाब भारत का एक अटूट अंग था, है और रहेगा। सिख समुदाय भारत का एक अटूट अंग है। इन 20, 30, 40, 50 लोग सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सच्चे सिख नहीं है, क्योंकि हमारे सिख गुरुओं ने अपनी जान, अपने साहबजादों की जान भारत के लिए दी, हिंदू धर्म को बचाने के लिए दी।
तो बिल्कुल। ये जो सारे ये खालिस्तानी एलिमेंट कर रहे हैं, ये पहली बात सिख धर्म के नहीं हो सकता है ये, क्योंकि सच्चा सिख ऐसा कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज, जो जगह जगह पे चाहे भारत में विदेश में सिख समुदाय सामने तिरंगा लेके आया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बहुत छोटा पोर्शन है, एक मिनिस्क्यूल पोर्शन है जो ये खालिस्तान की बातें करता है। मेजॉरिटी सिख इस भावना के बिल्कुल खिलाफ है। हम हमेशा से भारत के अटूट अंग थे, हैं और रहेंगे। मैं खुद भारतीय सेना में 7th जनरेशन ऑफिसर हूं। अगर भगवान अगले जन्म में मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से देश में पैदा होना चाहूंगा, तो मैं बेहिचक से बोलूंगा भारत में दोबारा पैदा होना चाहूंगा। सर, ये जो खालिस्तान मूवमेंट, जो थोड़ा सा भी खालिस्तान मूवमेंट है, कुछ लोगों में ही है, तो इसको कैसे खत्म किया, कैसे किया जा सकता है? हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मदन जी, इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस मुहिम के पीछे बिग फिश या बड़ी मछलियां हैं, हम्म। उनको पहचानना और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना। दूसरा, ये जो पूरा अमृतपाल का इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कहां कहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। जैसे मैंने पहले बताया, अगर करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में आ रहे थे, तो ये कहां पे फेलियर हुआ कि ये चीज इंटेलिजेंस एजेंसीज तक नहीं पहुंची, और अगर पहुंची तो वहां पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। तीसरा, किन किन लोगों ने अमृतपाल के समर्थकों को आर्म्स लाइसेंस इशू किए, और जब किए तो जब ये देखा कि ये मुहिम बढ़ रही है, तो इनके आर्म्स लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए। चौथी चीज, हमारे मीडिया के हर फॉर्म में, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस पे एक मुहिम चलानी चाहिए राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, दिखाने के लिए कि जो 1980 और 1990 के दशक में आतंकवादी घटनाएं हुई पंजाब में, उससे कितना लोगों को वहां पे प्रभाव पड़ा, कितना वहां पे नुकसान हुआ, और कितने साल लगे पंजाब को उस एक खौफनाक इंसिडेंट के बाहर आने के लिए, उभरने के लिए। चौथी चीज, हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। भारत होते हुए, देश होते हुए, कोई भी ऐसी गतिविधियां जब शुरू होती हैं, उनके ऊपर कड़े रुख के साथ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमें, जैसे ये अमृतपाल में हुआ, 8-9 महीने के बाद एक्शन हुआ, अगली बार भारत के किसी कोने में ऐसा कोई भी एक्शन हो, तुरंत उसके ऊपर काउंटर एक्शन होना चाहिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिले ऐसे आदमियों को जहर उगलने के लिए। पांचवी चीज, अगर केंद्रीय सरकार देखती है किसी भी राज्य सरकार असफल है ऐसे मूवमेंट को रोकने के लिए, उन्हें तुरंत एनआईए भेज देनी चाहिए। उन्हें ये चीज बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए कि उस राज्य में हमारी अपनी सरकार है, विपक्ष की सरकार है। ये देश हित का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। अगर केंद्रीय सरकार को लगे कि कोई भी राज्य सरकार असफल हो रही है, उनको सीधा एनआईए भेज देना चाहिए वहां पे। छठी चीज, इन सारे मुहिमों के बीच में से जो पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं, उनको दूर रखना चाहिए। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो बयान प्रति बयान तो करती रहेगी, लेकिन जहां पे देश की सुरक्षा और देश हित की बात आती है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उस पर कोई पॉलिटिकल लिंकेजेस नहीं हो सकती हैं। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ चुका है भारत को एक अमेरिका टाइप पेट्रियट एक्ट बनाने का। जैसे कि अमेरिका में एक एक्ट है, जिसका कानून है, जिसका नाम है पेट्रियट एक्ट, जिसके तहत अमेरिका दुनिया के किसी कोने में जो भी लोग अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको वो पकड़ के मार डाल सकते हैं। ये चीज, अब समय आ चुका है भारत को ऐसा एक एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि अब भारत एक महाशक्ति बन के उभर चुका है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम सैनिक तरीके से बहुत मजबूत है, हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं, और ये तीन चीजें होती हैं कोई भी देश को महाशक्ति बनाने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, जब भी कोई आदमी या देश बड़ा होते हैं, सफल होते हैं, दुश्मन बढ़ते हैं। हमारे दुश्मन बढ़ रहे हैं, जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों से। एक ऐसा कानून अब भारत को बनाना चाहिए, ताकि दुनिया के किसी कोने में जो भी भारत विरोधी महिला या पुरुष हैं, उनको वहां पे ढूंढा जा सके और उनको वहां पे खत्म किया जा सके, ताकि भारत के अंदर ऐसी गतिविधियां दोबारा ना हो। सर, ये जो मोदी सरकार जो है, जिस तरीके के फैसले ले रही है, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक करके हो,
तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 9 साल में जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, इनके आगे दो ही चीजें सबसे अहम रही हैं: राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। और यही कारण है कि आज भारत एक महाशक्ति बन के उभर चुका है। दुनिया का हर बड़ा नेता भारत आना चाहता है। दुनिया का हर बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग रखना चाहता है। और जहां तक हमारी सैनिक शक्ति की बात है, मैं मदन जी आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होके एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी में गया, अपनी रेजिडेंट में गया, तो मैंने वहां देखा कि जितने हमारे हथियार थे सारे विदेशी हथियार थे। तो मेरे दिल के अंदर एक बात आई थी कि हम अपनी सेना में भारत के बने हुए हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके कुछ महीने के बाद उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और वो इतना सफल हुआ। अगर हम डिफेंस सेक्टर में ही देखें, इतना सफल हुआ कि आज भारत दुनिया का 23वां सबसे बड़ा देश है जो कि हथियार एक्सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हमारे पास टैलेंट की कमी थी, कंपनियों की कमी थी। हमारे पास पहले नियत और नीतियों की कमी थी। बिल्कुल। हम हथियार पहले भी बना सकते थे, लेकिन हमने कभी ऐसे नहीं किया। तभी हमने देखा कि 2014 से पहले दुनिया की जितनी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां थी, उनके सीईओ आधा टाइम भारत में रहते थे, क्योंकि भारत का आर्म्स का मार्केट ही इतना बड़ा था। और जो स्कैम्स होते थे वो तो सारा हम सारे जानते सही ही हैं। बात है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बिल्कुल इस नजरिए को बदल दिया, और आज हम हथियार अपने लिए बना रहे हैं। और जैसे अभी सिपरी की रिपोर्ट कुछ टाइम पहले आई है कि भारत के इंपोर्ट्स 11% रिड्यूस हो चुके हैं। ये दिखाता कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कितना सफल हो चुका है। और जब कोई भी देश हथियार बनाता है अपने लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, वो एक महाशक्ति बन के हो जाता है। चाहे हम अमेरिका लें, चीन लें, रूस लें। तो सैनिक शक्ति के नजरिए से मोदी जी ने 9 साल में भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अर्थव्यवस्था तो सारे जानते हैं, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे पांचवी सबसे बड़ी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें भारत की सुरक्षा के नजरिए से और भारत की सैनिक शक्ति के नजरिए से, पिछले 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको इसी तरह फिर आगे बुलाएंगे। तो चर्चा टीवी पर आने के लिए धन्यवाद।